हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज जो हमारी मुगल कालीन चित्रकला चल रही थी उसका आज पार्ट तीसरा है। इसमें देखेंगे कि हम इसके दो पार्ट मुगल के पढ़ चुके हैं। एक तो मुस्लिमों का आगमन भारत में, प्रथम मुस्लिम राजवंश वगैरह, इसके अलावा जो मुगल वंश स्थापित होता है भारत में, उस टाइप से सारी चीज़ें, और फिर जो भी पूरा का पूरा मुगल काल जो रहा है उसमें जो भी चीज़ें किसी शासक के समय में स्वर्णिम अवस्था से गुजरती हैं उनकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। फिर जो रहे हैं बाबर, जो नींव डालने वाले मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनके बारे में पार्ट 2 में पढ़े थे। अभी देखेंगे पार्ट तीसरा है हुमायूं। तो देखेंगे जो ये मुगल शासक रहते हैं हुमायूं, तो इसमें देखेंगे जो हुमायूं रहे हैं इनके शासन पीरियड से ही क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। शासन पीरियड से ही देखेंगे जो हुमायूं हैं, जो बाबर के बेटे रहे हैं, हुमायूं सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं। तो इसमें जो शासक ये इनकी शासन वाली अवधि रहती है, ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक तो ये शासन जब से संभालना स्टार्ट करते हैं तो वो समय रहता है 1530 का। फिर ये 1540 तक शासन करते हैं, 1530 से 1540 तक शासन करते हैं, 10 वर्ष। फिर देखेंगे कि 1555 से और 1556, 1 वर्ष बाद में ये शासन करते हैं। बीच का लगभग जो 15 साल रहे हैं, 1540 से और 1555 के मध्य का जो काल रहा है, ये इनके प्रवास काल का काल रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही कि किस मुगल शासक का शासन पीरियड जो रहा है वो 2 बार रहा। किसने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किसने किया? हुमायूं ने। एक बार ये इनका शासन हो गया, दूसरा बार ये हो गया, है ना। बीच में एक युद्ध रहता है, अभी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे आगे। देखेंगे थोड़ा सा जनरली चीज़ें इनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो हुमायूं रहे हैं, हुमायूं, तो इनका पूरा नाम जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। पूरा नाम इनका क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और जो हुमायूं शब्द है तो इसका अर्थ है, हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यवान। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, हुमायूं शब्द का अर्थ क्या है? भाग्यवान है। अगला देखेंगे इनका जन्म जो रहा है 1508 काबुल में होता है और मृत्यु इनकी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, तो इनकी मृत्यु भी ध्यान रखेंगे। 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जन्म 1508 काबुल में रहेगा और 1556 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं कि इनके माता पिता कौन थे। माता पिता, तो हुमायूं के जो माता पिता थे, तो माता इनकी जो रही है माहम बेगम थी, माहम बेगम, और पिता इनके थे बाबर। पिता इनके थे बाबर। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। जो ये बाबर रहे इनके पिता, इनके सबसे बड़े पुत्र जो थे वो हुमायूं थे। इसके अलावा हुमायूं के और भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ये हुमायूं के और भाई थे। कमरान, 3 और भाई थे, कमरान, अस्करी और हिंदाल। इसके अलावा बाबर के एक पुत्री थी। ये 4 पुत्र हो गए और बीवियां जो लगभग रहती हैं 9 रहती हैं, जिसमें जो हुमायूं की जो माता जी रहती हैं वो माहम बेगम थी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र जो था हुमायूं था और ये अन्य पुत्र थे कमरान, अस्करी और हिंदाल। पत्नी जो हुमायूं की जो पत्नी थी वो हमीदा बानो बेगम, या इन्हीं को हाजी बेगम भी गलत, या हाजी हमीदा बानो बेगम। और इनकी बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। जो एक ही बाबर की पुत्री थी, वो जो इनकी बहन थी उसका नाम था गुलबदन बेगम। तो ये तो इनके पारिवारिक जानकारी थी। अगला देखते हैं इनका शासन काल और प्रवास काल। जो भी इनका शासन अवधि रही है, तो अभी हमने थोड़ी सी जानकारी वहाँ ऊपर देखी कि कैसे क्या रहता है, और फिर इनका प्रवास काल देखते हैं।
तो इनके शासनकाल व प्रवास काल इसमें देखेंगे कि कन्नौज का युद्ध जो 1540 में होता है, 1530 से 1540 तक ये शासक रहे, है ना, यही चीज़ बताई गई थी अभी। तो कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 में। ये होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। किसके मध्य? शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं क्या होते हैं? हुमायूं हार जाते हैं, हुमायूं पराजित हो जाते हैं। इस पराजय के कारण 15 वर्षों के लिए ये अमरकोट होते हुए अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब 1540 में शेर शाह सूरी हुमायूं से हार जाते हैं, शेर शाह सूरी जो रहते हैं उनसे हुमायूं हार जाते हैं, तो ये हुमायूं जो रहते हैं लगभग 3 साल लगभग राजस्थान वगैरह और सिंध प्रांत वगैरह में भटकते रहते हैं। बाद में जो है ये कहाँ चले जाते हैं? तो अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो चाहे उस हिसाब से देख लेंगे या सीधे से कह लो कि 15 वर्षों के लिए अमरकोट होते हुए अफगानिस्तान चले जाते हैं, और यही अमरकोट में इनका जो पुत्र होता है अकबर, उनका जन्म होता है। तो अपने प्रवास काल के दौरान, प्रवास काल मतलब यही जो इनका 15 वर्ष जो रहे हैं, 1500 वर्ष के लिए जब ये प्रवास काल के दौरान रहते हैं 1500 वर्ष, तो इसी प्रवास काल के दौरान ईरान के एक राजा थे शाह ताहमस्य। शाह ताहमस्य जो थे एक कला प्रेमी शासक थे। तो शाह ताहमस्य के ये दरबार में रहे। हुमायूं कहाँ रहे? तो ईरान के राजा शाह ताहमस्य के दरबार में रहे, जहाँ चित्रकला को क्या विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था। तो शाह ताहमस्य जो रहे हैं एक कला प्रेमी शासक थे, ऐसे भी समझ सकते हो, कला प्रेमी शासक थे, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ कन्नौज का युद्ध 1540 में, इसमें हुमायूं की पराजय होती है। पराजय के फलस्वरूप इनको छोड़ के जाना पड़ता है भारत। तो ये राजस्थान वगैरह से होकर और जो सिंध प्रांत रहता है लगभग 3 वर्षों तक ये भटकते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? तो ये अफगानिस्तान ईरान वगैरह चले जाते हैं। तो वहाँ शाह ताहमस्य के दरबार में रहते हैं। फिर देखते हैं आगे। तो इनके प्रवास काल के दौरान, ये जब प्रवास काल के दौरान इधर उधर थे, अभी जो चीज़ें बताई गई हैं, तो प्रवास काल के दौरान सन 1542 को, प्रवास काल के दौरान 15 अक्टूबर सन 1542 को इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो थे अकबर। तो इनके जो बेटे रहे हैं, अकबर का जन्म इनके प्रवास काल के दौरान अकबर जन्मे थे, है ना, 15 अक्टूबर सन 1542, क्योंकि 40 में चले गए थे। तो ये जो 3 वर्षों तक इधर उधर रहे, तो अमरकोट होते हुए जब निकल रहे थे, तो वहीं रास्ते में क्या हुआ कि अकबर का जन्म होता है। और अकबर का जन्म होता है तो ये 20 साल पढ़ोगे तो उनके वहाँ, उनके शासन पीरियड में उनके वहाँ इनका जन्म होता है। तो 1555 ईस्वी के समय, अगला पॉइंट देखेंगे 1555। तो डेटे देखो कुछ नहीं है, मान 40 में क्या रहा, 40 तक इनका शासन रहा, 40 तक शासन रहा। फिर ये 15 वर्ष जो है प्रवास काल, ये समय क्या रहेगा? प्रवास काल। तो 40 और 15 हो गए 55, तो 1555। अब 1555 में क्या रहा है? तो 1555 के समय बैरम खां की सहायता से पुनः ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। बैरम खां की सहायता से हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, है ना। तो ये जो 40 के बाद युद्ध रहता है, तो यहीं पे 42 में इनके पुत्र की प्राप्ति होती है इनको। फिर 15 वर्ष लगभग ये प्रवासकालीन जीवन व्यतीत करते हैं। फिर 55 में बैरम खां की सहायता से ये पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, है ना। अब देखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि ईरान से वापस लौटते समय, जब ये ईरान चले गए थे, अफगानिस्तान, वो सब अफगानिस्तान होते हुए ईरान वगैरह जब ये चले गए, ईरान के राजा जो शाह तामस्य थे उनके वहाँ रहे। तो जब ये ईरान से वापस आ रहे थे, अपना जब प्रवास काल के बाद ईरान से वापस आ रहे थे, तो ईरान से वापस लौटते समय हुमायूं के खेमे में, अच्छा खेमे में क्या, जो रास्ते में बैठक वगैरह के लिए आराम गृह, विश्राम गृह वगैरह बनाते हैं, तंबू वगैरह लगा के, तो वो कहते हैं खेमे। तो इन्होंने खेमा लगाया, तो एक खेमे में एक कबूतर आकर बैठ जाता है, इनके खेमे के ऊपर एक कबूतर आकर बैठ जाता है। तो उसको पकड़वा कर, उसके पंख काट कर उसका एक चित्र बनवाते हैं हुमायूं। तो मुगल काल में जो पक्षी चित्रण की शुरुआत होती है, इसीलिए हुमायूं से मानी जाती है
क्योंकि हुमायूं जब प्रवास काल के दौरान वापस आ रहे थे तो इन्होंने अपना एक आशियाना तंबू या खेमा लगाया, उस खेमे में कबूतर आकर बैठ जाता है। तो एक कहानी के अनुसार उस कबूतर को पकड़वा कर हुमायूं उसके जो है पंख कटवा कर उसका चित्र बनवाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मुगल शैली में सर्वप्रथम पक्षी चित्रण शुरू हो गया। तो मुगल काल में सर्वप्रथम पक्षी चित्रण की शुरुआत किस मुगल शासक के समय से मानी जाती है? तो बताएंगे हुमायूं के समय। तो इन्होंने जो चित्र बनवाया तो मुगल शैली में सर्वप्रथम पक्षी चित्रण की शुरुआत हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इनके माता पिता, जन्म, मृत्यु, वो सारी चीज़ें तो एक पास में हो गई, बहन भाई। फिर इनका जो शासन अवध रही है 2 पार्ट में बट गई, है ना। इनका जो युद्ध रहा है तो शेरशाह सूरी से पराजित होते हैं। तो लगभग 3 साल तक राजस्थान और सिंध प्रांत में भटकते रहते हैं। वहाँ राजा बीरसाल के वहाँ इनके जो बेटे हैं अकबर, उनका जन्म होता है। और फिर ये वहाँ से चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अफगानिस्तान होते हुए ईरान वगैरह चले जाते हैं। ईरान में शाह ताहमस के दरबार में रहते हैं। वहाँ वो एक कला प्रेमी शासक थे शाह ताहमस से, वहाँ कलाकारों को आश्रय दिया जाता था। फिर वहाँ से जब वापस आते हैं तो इन्होंने कबूतर का चित्र बनवाया। कबूतर जब इनके खेमे पर बैठा उसको पकड़कर चित्र बनवाया उसका। फिर देखेंगे हुमायूं की आत्मकथा। हुमायूं की जो आत्मकथा रही है तो उसकी रचना की गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम अभी हमने पढ़ा है कि गुलबदन बेगम जो थी, गुलबदन बेगम वो इनकी सिस्टर थी, बहन थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में की थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा की रचना की वो फारसी भाषा में की। अभी देखेंगे अगला पॉइंट है कि हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रकार। हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रकार। अब देखेंगे अपने प्रवास काल के दौरान हुमायूं ईरान में ही, जब ये अपने प्रवास काल के दौरान थे तो ईरान में ही थे। तो ईरान में ये 2 चित्रकारों से मिलते हैं। ईरान में 2 चित्रकारों से मिले। हुमायूं अपने प्रवास काल के दौरान ही ईरान में 2 चित्रकारों से मिले। तो एक कौन रहेंगे? मीर सैयद अली, जिनको उपनाम जुदाई कहते हो, ये उपनाम इनका जुदाई रहा है। मीर सैयद अली जो रहते हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी और अब्दुल समद सिराजी के बारे में संपूर्ण जानकारी मुगल पीरियड में दी जाएगी। क्योंकि ये यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन ये आएंगे कब? तो ईरान से अगर इनको ये लाएंगे तो ईरान से वापस कब आए? 1555 में। तो अगर ये दोनों चित्रकारों को लाएंगे तो कब लाएंगे? 1555 में। और इनका शासन दोबारा चलता ही कब तक है? 1556 तक। कितने दिन? 1 साल, लगभग मान लो 1 साल। तो इनके समय में कितने ज़्यादा फेमस होंगे? तो इन लोगों को चित्रकारी जो मिलती है, वो चित्रकारी की जो संज्ञा प्राप्त होती है, जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वो अकबर काल में। तो अकबर काल में इन लोगों के बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो हुमायूं कालीन चित्रकार 2 हैं। कौन कौन से? मीर सैयद अली, जिनका उपनाम जुदाई था, ये ग्रामीण जीवन चित्रण करने में पारंगत थे। अगले देखते हैं अब्दुल समद सिराजी हैं। अब्दुल समद सिराजी, ये सिराजी भी एक पदवी ही है, जो पशु पक्षी चित्रण करने में सिद्धहस्त थे। इसके अलावा ये एक सुलिपकार थे और ये एक नस्तालिक शैली के सुलिपकार थे। मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी एक सुलिपकार थे, तो ये सुलेखन वगैरह थे। तो आगे इन लोगों के बारे में जो डिटेल से सारी चीज़ें रहेंगी वो आगे पढ़ेंगे अकबर पीरियड में। अगला पॉइंट देखते हैं कि हुमायूं कालीन प्रमुख चित्र। देखेंगे या तो हुमायूं कालीन प्रमुख चित्र और या हुमायूं से संबंधित प्रमुख चित्र। तो हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रों में हुमायूं और उनके वंशज एक चित्र रहेगा, प्रमुख चित्र रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये मीर सैयद अली द्वारा है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दूसरा रहेगा अकबर अपने पिता को चित्र भेंट करते हुए, ये अब्दुल समद सिराजी द्वारा चित्रित किया गया है और गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान में संग्रहित है। तो इसका संग्रहालय हो जाएगा गुलिस्ता पोथीखाना और इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे? अब्दुल समद सिराजी। तो अकबर अपने पिता को चित्र भेंट करते हुए अब्दुल समद सिराजी द्वारा निर्मित है, गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान में रखा है। हुमायूं और उनके वंशज मीर सैयद अली द्वारा चित्रित है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है। वर्तमान समय में कहाँ संरक्षित है? तो हुमायूं और उनके वंशज, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। अकबर अपने पिता को चित्र भेंट करते हुए गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान। अगला पॉइंट देखते हैं कि हुमायूं कालीन प्रमुख ग्रंथ। देखेंगे
हुमायूंकालीन प्रमुख ग्रंथ, ये जो ग्रंथ रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ रहता है। इस ग्रंथ को ख्याति अकबर के पीरियड में ज़्यादा मिलती है। और ऐसे भी कह सकते हो, जो ये हमजानामा ग्रंथ लिखे हो, इसका जो प्रारंभ रहेगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ लेंगे, इसका प्रारंभ, जो इसका प्रारंभ किया गया है वो हुमायूं द्वारा किया गया है। और इसका जो पूर्ण रहेगा, पूर्ण इसका जो ये पूर्ण होगा, तो ये पूर्ण किसके पीरियड में होगा? अकबर के पीरियड में होगा। पूर्ण किसके पीरियड में रहेगा? अकबर के पीरियड में। इसमें जो ज़्यादा कार्य होगा वो किसके पीरियड में होगा? ज़्यादा कार्य, तो ये भी अकबर के पीरियड में होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखेंगे हमजानामा, दास्तान हमजा इसको कहते हैं, या हमीर हमजा कहते हैं, या अमीर हमजा कहते हैं हमजानामा को। देखेंगे इसका जो फारसी अनुवाद किया गया है वो ख्वाजा अताउल्लाह या काजबीन को कहते हैं मुंशी, इनके द्वारा किया गया है। आकार इसका देखेंगे तो 68 इंटू 32 सेंटीमीटर रहेगा। जो हमजानामा, इसका आकार 68 इंटू 32 सेंटीमीटर रहेगा। इसका उद्देश्य क्या रहा है? हमजानामा को जो चित्रित करवाया गया या जो भी चीज़ें इसमें निहित हैं, उनका उद्देश्य क्या रहा है कि इनको चित्रित करवाया गया, किस लिए चित्रित करवाया गया, या इसका चित्रण प्रारंभ क्यों करवाया गया? तो ये अकबर के चरित्र निर्माण के लिए, जो हुमायूं ने इसका प्रारंभ करवाया था हमजानामा का, तो वो इसलिए करवाया था, इस उद्देश्य से करवाया था कि जो अकबर उनके पुत्र हैं, हुमायूं के पुत्र अकबर, उनके चरित्र निर्माण के लिए इसका प्रारंभ करवाया गया था। फिर तो प्रारंभ देखो, यहाँ बात लिखिए, जो हमने प्रारंभ बताया था हुमायूं, तो इस पोथी का या ग्रंथ का या पुस्तक का जो प्रारंभ करवाया गया वो हुमायूं के समय करवाया गया, और इसको जो पूर्ण करवाया गया तो पूर्ण अकबर के समय करवाया गया था इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, तो हमजानामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं वर्णन। जो हमजानामा रहा है, हमजानामा जो ग्रंथ है, इसमें वर्णन किसका है? इसमें वर्णन किसका है, इस चीज़ को देखेंगे तो मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा या वीरबर हमजा की साहसपूर्ण यात्राओं व युद्धों का वर्णन इसमें मिलता है हमजानामा में। मुगल काल में सबसे पहले जो चित्रित पांडुलिपि है, या चित्रित पोथी है, या चित्रित ग्रंथ है, या प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कह लीजिए, या सबसे पहली कह लीजिए, जो पहला होगा वो क्या होगा? प्राचीन होगा। तो पहली या प्राचीनतम चित्रित, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, चित्रित। तो चित्रित ग्रंथ या पांडुलिपि कौन सा रहेगा? हमजानामा। अगर चित्रित नहीं लगा हो, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, अगर चित्रित नहीं लगा है, फिर पूछा जाए कि मुगल कालीन सबसे प्राचीन पुस्तक या ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? शाहनामा। अगर लगा है चित्रित, कि सबसे पहले चित्र किस पुस्तक के बनाए गए, किस पुस्तक पर आधारित बनाए गए, तो सबसे प्राचीन कौन सी रहेगी? हमजानामा, या इसी को अमीर हमजा कुछ भी कह लो। तो इसमें वर्णन किसका है? अमीर हमजा में मोहम्मद साहब के जो चाचा हैं अमीर हमजा या वीरवर हमजा, उनकी साहसपूर्ण यात्राओं व युद्धों का वर्णन इसमें मिलता है। देखेंगे, नोट करके एक पॉइंट लिखा है इसी के बारे में, हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी, ये कोटेशन कही गई है इसके बारे में। अगला देखते हैं, अगला ग्रंथ कौन सा है? तो ये हमजानामा के बारे में जो भी इसका आकार रहा है, इसका फारसी में अनुवाद रहा है, या इसका उद्देश्य रहा है, या इसका प्रारंभ क्यों करवाया गया, या इसका प्रारंभ किसने करवाया, पूर्ण किसने करवाया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अगला देखते हैं, अगला है नादिर उल मुल्क। अगला ग्रंथ कौन है? नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही। अगला कौन सा है? मासिर उल उमरा या नादिर उल उमरा इसी को कह देते हैं। तो ये ग्रंथ हैं हुमायूं कालीन, ध्यान रखेंगे। नोट करके एक तथ्य लिखा है कि मुगल शैली में पोथियों का चित्रण हुमायूं के समय प्रारंभ होता है। सबसे ज़्यादा अकबर के शासनकाल में होता है, सबसे ज़्यादा तो बताएंगे अकबर। अभाव कहाँ रहता है? जहांगीर में। शुरुआत कहाँ होती है? हुमायूं में। सबसे ज़्यादा अकबर। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। मुगल शैली में पोथियों का चित्रण और वंशावली का प्रारंभ सब हुमायूं के पीरियड से माना जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की मकबरा
हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। स्थित कहाँ है इसकी? तो दिल्ली। निर्माण इसका हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम, और इसका वास्तुकार कौन रहेगा? तो मिर्जा घियात रहेंगे। यह मकबरा जो हुमायूं का मकबरा है, यह मकबरा मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण माना जाता है। एक पॉइंट है ये भी इसके बारे में। तो इसका निर्माण हाजी बेगम या हाजी हमीदा बानो बेगम, और वास्तुकार इसके मिर्जा घियात रहेंगे। स्थिति दिल्ली रहेगी। अगला देखेंगे, नोट करके कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे हुमायूं से संबंधित हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि हुमायूं युद्ध में जाते समय, जब भी हुमायूं युद्ध जाते थे तो युद्ध में जाते समय अपने साथ चित्रित पोथियां व चित्रकार, अपने साथ चित्रित पोथियां व चित्रकार भी साथ साथ ले जाते थे। और यही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने सचित्र युद्ध का वर्णन करवाया था या चित्रण करवाया था? तो अकबर हैं। अहमदाबाद वाला जो युद्ध रहा है उसका उन्होंने सचित्र वर्णन करवाया था, लाइव। तो हुमायूं युद्ध में जाते समय अपने साथ चित्रित पोथियां व चित्रकार रखते थे। हुमायूं ने अब्दुल समद व मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी व मीर सैयद अली की देखरेख में अकबर की चित्रकला का अभ्यास प्रारंभ करवाया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अकबर के गुरु जो रहेंगे अब्दुल समद, सिराजी, मीर सैयद अली, चित्रकला को लेकर। वैसे अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, तो चित्रकला का जो इनका अभ्यास करवाया गया है अकबर को, तो इन्हीं दोनों लोगों के निरीक्षण में करवाया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो आज का जो भी सेशन था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो जो मुगल काल का तीसरा पार्ट है आज सभी के सामने था। अभी अगला देखेंगे कि मुगल कालीन कई सेशन में आएगा, तो अगला जो पार्ट 4 रहेगा वो किसी नेक्स्ट दिन आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पार्ट 4 आएगा नेक्स्ट डे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन, वो लखीमपुर खीरी में चलती हैं, लखीमपुर खीरी में चलती हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस, इसके लिए 78002800 और 50 पर संपर्क कर सकते हैं जो भी इच्छुक हों। तो जो रहा है मतलब आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगला सेशन पार्ट 4 आएगा। तो सभी लोग पढ़ाई अपनी निरंतर बनाए रखिए और सभी का इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है।